हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू साहब यूपीएससी में। आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनका कैसे सॉल्यूशन क्या है और उसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। वो एक्चुअल में जो पीवाईक्यू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनका टॉपिक वाइज और क्वेश्चन वाइज पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करूं और उसको कवर करूं, क्योंकि पीवाईक्यू यूपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके सभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही बहुत सारे मार्क्स आपके बढ़ा सकता है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा जीएस पेपर 1 2018 का पेपर है और इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको एसेस करना है कि जो चाइनीज़ और अरब ट्रेवलर्स हैं उनका इंडिया के हिस्ट्री के रिकंस्ट्रक्शन में क्या इम्पोर्टेंस है, राइट। कैसे ये चाइनीज़ और अरब ट्रेवलर्स जो हैं इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, वो कैसे भारत का इतिहास लिखने में, उसको समझने में हमारी मदद करती हैं। और आप एक चीज़ और देखेंगे, इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है नूनिस के, एक पोर्तुगीज़ ट्रेवलर था नूनिस, उसने विजयनगर एम्पायर में महिलाओं की क्या स्थिति है उससे रिलेटेड 2021 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट, पीवाईक्यू का। और ये टॉपिक तो काफ़ी अच्छा है और अभी भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि सभी फॉरेन ट्रेवलर्स का क्या ही इम्पोर्टेंस रहा है, राइट। तो पहले तो एक विजयनगर एम्पायर और में जो फॉरेन ट्रेवलर्स रहे हैं उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आए, कुछ पोर्तुगीज़ थे, कुछ पर्शियन थे, कुछ इटालियन थे, राइट। जैसे एक पोर्तुगीज़ ट्रेवलर था डोमिंगो पास, राइट। इसने जो है एक अपनी किताब लिखी थी क्रॉनिकल्स ऑफ द विजयनगर किंग्स। तो इसमें जो है उसने बताया था कि विजयनगर एम्पायर कैसा है, वहाँ पर किस तरह के लोग रहते हैं, ये सब। तो ये रहा विजयनगर एम्पायर, यहाँ तक डेक्कन एरिया में था। इसमें उसने ये कहा है कि विजयनगर एम्पायर में एक सिटी है हम्पी, वो उसकी जो साइज़ है वो रोम सिटी की जैसी ही बड़ी है, राइट। और ये तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। और इंफ्रास्ट्रक्चर में उसने एक और बात बोली है कि एक बहुत बड़ा टैंक जो है कृष्णदेव राय ने बनवाया है, जो कि किसी वंडर से कम नहीं है। फिर उसने मार्केट के बारे में बताया था कि विजयनगर के जो मार्केट हैं उसमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ जो है अवेलेबल होती है। और कल्चर से रिलेटेड उसने लिखा था कि महानवमी फेस्टिवल मनाया जाता है और ये जो महानवमी फेस्टिवल है उसमें जो मेल वैरियर्स हैं और फीमेल वैरियर्स, उन दोनों लोगों के बीच में रेसलिंग होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर में जो फीमेल वैरियर्स हैं उनको लड़ने का ये सब भी अधिकार प्राप्त है। तो आप सेम क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर में जो महिलाएं हैं नूनीज के अनुसार जो है क्या क्या करती हैं। तो एक बात समझिए, भले ये डोमिंगो पास ने लिखा है, पर पॉइंट ये है अगर नूनीज वहाँ पे मौजूद है, नूनीज भी गया है, राइट, तो वो चीज़ें भी होती होंगी। भले ही हम लोग पॉइंट्स वो डिस्कस ना किए हो, क्योंकि सभी लोगों ने एक किताब लिखा है अपना अपना और उसमें बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, राइट। तो इतना तो यूपीएससी भी नहीं पढ़ता होगा। तो एक बात समझिए कि महिलाएं जो है, काफ़ी लोग काट देंगे कि रेसलिंग नहीं करती होंगी, राइट, क्योंकि मिडिवल ईरा है, पर विजयनगर एम्पायर में महिलाएं रेसलिंग भी करती थीं। तो पहला तो सही है। और एक बात ये समझिए कि जो रेसलिंग करने का जब अधिकार मिला हुआ है, तो एस्ट्रोलॉजी हो, ये जो पढ़ने लिखने वाली जो चीज़ें हैं, सूद सेइंग यानी कि भविष्यवाणी करना, तो ये सब चीज़ें तो अवश्य ही करती होंगी, राइट। क्योंकि रेसलिंग करने का अधिकार वो तो बहुत ही कम लोगों को, कम क्षेत्र में जो है महिलाओं का अधिकार मिलता है। तो ये 4 वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अब देखिए डोमिंगो पास के बाद जो है एक और पोर्तुगीज़ थे, फर्नांडो नूनीज।
तो ये आए थे अच्युत देव राय। तो ये भी याद रखना आपको कि कोई ट्रेवलर जो है वो किस राजा के टाइम में आया था। और इसने ये बताया कि जो विजयनगर एम्पायर है उसमें चाइल्ड मैरिज भी होता था, सती सिस्टम भी था, पॉलीगैमी भी था। एक बात समझिए कि जो मिडेवल ईरा है, मिडेवल ईरा में इंडिया में सती मौजूद था, तो वैसे भी आप लिख देंगे तो सही रहेगा। और एक इसने इम्पॉर्टेंट बात नूनीज ने बताई थी कि इसमें डायमंड माइंस था। अब जैसे आपने देखा भी होगा केजीएफ मूवी में, तो केजीएफ मूवी में क्या था, तो कि इधर बहुत सारे माइंस थे, राइट, गोल्ड के माइंस थे, पर इधर डायमंड भी मिलता है। ओके, तो उसने बताया कि जो विजयनगर एम्पायर है उस वहाँ पे डायमंड के माइंस दुनिया के सबसे बड़े माइंस हैं, राइट। और जो महिलाएं हैं वो ज्वेलरी भी काफ़ी प्रीसियस जो है ज्वेलरी पहनती हैं। फिर एक और पोर्तुगीज़ था द्वेता बारबोसा, तो उसने बताया कि बड़े बड़े टेम्पल हैं और जो यहाँ के राजा हैं वो सेकुलर अप्रोच रखते थे। तो ये समझिए मोस्ट जो हिंदू किंग्स हैं वो बाय नेचर सेकुलर रहे हैं। तो वैसे भी ये पॉइंट आप लिखेंगे तो भी वो सही ही रहेगा। तो अब 3 जो है पोर्तुगीज़ हो गए विजयनगर के टाइम पे, एक तो दमुंगे पास, नूनीज और द्वाते बारबोसा। फिर एक इटालियन था निकोलो कांती, तो ये देवराय 1 के टाइम में आया था। तो इसने भी वही सब बातें ये बोलेगा कि सती होती था और राजा लोग पॉलीगैमी करते थे, मतलब बहुत सारी पत्नियां रखते थे। और इसने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कल्चरल, कि चैरियट फेस्टिवल होता था, कि बड़ा सा जो है एक चैरियट होता था, उस पर बहुत जैसे जगन्नाथ यात्रा होता है, राइट, तो उस पे जो है डीटी जो रहते थे, जो देवता हैं, उनको ले जाया करते थे और लोग खूब नाचते वाचते थे। ओके, और मैरिज को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी कई दिनों तक, जैसे हिंदुओं में होता भी है, काफ़ी दिनों तक मैरिज होती है। फ्लूट्स और ट्रम्पेट का यूज होता था। और प्लेग जो भी महामारी हो ये सब नहीं होता था, महामारी भुखमरी ये सब उसने निकोला कांती ने कहा कि उसने यहाँ पर देखा ही नहीं। और स्लेवरी कब थी कि अगर कोई कर्ज लिया है, कोई लोन लिया है और वो चुका नहीं पा रहा है, तो अपने को जो है उसे कुछ समय तक, जब तक कि वो कर्ज पेमेंट नहीं हो जाता है, वो पूरा लोन चुक नहीं जाएगा, तब तक उसे अपने को स्लेव बन के भी वो रखना पड़ेगा, राइट। और तो ये सिस्टम भी था निकोलो कांती में। और ये क्वेश्चन भी जो है ये स्लेवरी वाला भी पूछा गया है प्रीलिम्स में, राइट। अब अब्दुल रज्जाक एक पर्शियन भी आया था, तो पर्शियन वाले ने क्या बताया, ये देवराय 2 के अंदर आया था। जो इटालियन था निकोलो कांती वो देवराय 1 के अंदर आया था, और जो पर्शियन है वो अब्दुल रज्जाक ये देवराय 2 के अंदर आया था। इसने बताया कि ब्राह्मण्स को जो है गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई थी और वो काफ़ी गवर्नेंस में इन्वॉल्व रहते थे ब्राह्मण्स। और यहाँ पर जो है अब्दुल रज्जाक ने ये भी बताया कि प्रोस्टिट्यूशन जो है अलाउड था, कि प्रोस्टिट्यूशन लोग कर सकते थे, ये कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और इसने बहुत प्रशंसा की है यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट की, कि जो भी विजयनगर में पुलिस सिस्टम है वो बहुत ही जस्टिस वाली है और बहुत ही ऑनेस्ट है। तो इसने एक अपना ये भी बताया कि मेरा जो है, मैं अब्दुल रज्जाक को स्लेव लेके आया था अपने यहाँ से, तो वो स्लेव जो है इसके भाग खड़े हुए थे, तो इसने शिकायत की कि भाई मुझे मेरे स्लेव वापस चाहिए जो मैं लाया था। तो वहाँ की जो पुलिस हैं वो उन्होंने खोजने की कोशिश की पर नहीं खोज पाए, तो पुलिस ने जो है क्षमा भी मांगी और जो भी उसका पेमेंट था वो पूरा कर दिया, राइट। और यहाँ पे जैसे जो स्टॉल्स लगे होते थे जो भी सड़क के दोनों किनारे, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं सड़क के किनारे जो है स्टॉल्स लगे होते हैं। और महानवमी फेस्टिवल ये विजयनगर में बहुत फेमस था। महानवमी फेस्टिवल में महिलाएं, जो महिला योद्धा थी वो भी होती थी, महिलाएं गाना गाती थी, नाचती थी, राइट। और इसने भी, अब्दुल रज्जाक ने भी हम्पी सिटी का बहुत ही बड़ाई किया कि हम्पी सिटी जैसा दुनिया में कोई वो सिटी उसने देखा ही नहीं है। और तो ये रहा आपका विजयनगर में।
तो विजयनगर में आपके कुछ पोर्तुगीज़ हो गए कि जो दोमिंगो पास हो गया, फिर फर्नांडो नूनीज हो गया, दोता बारबोसा हो गया, इटालियन हो गया एक निकोला कॉन्ती हो गया, फिर पर्शियन हो गया एक अब्दुल रज़ाक हो गया। उसके बाद आते हैं चाइनीज़ ट्रेवलर पे। चाइनीज़ ट्रेवलर में एक है फायान, दूसरा है ह्वेनसांग। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फायान जो है, इसकी एक बुक भी थी फायान की, फो क्योंकि, राइट, यहाँ लिखा नहीं हूँ मैं, पर उस बुक में इसने काफ़ी कुछ बताया। फायान जो है चंद्रगुप्त टू के टाइम पे यानी कि विक्रमादित्य के टाइम पे आया था, और ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ये याद रखना है आपको, राइट, कि फायान बहुत पहले आता है, फिर ह्वेनसांग आता है। फायान जो है ये जब आया था तो इसने गुप्ता का जो साम्राज्य है उसको देखा। फिर उसने ये देखा बहुत ही प्रॉस्परस है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ही नहीं है। इतनी है कि अब इसको एक चोर तक नहीं मिले थे फायान को। ऐसा सिस्टम था कि लोग चोरी ही नहीं करते थे गुप्ता एम्पायर में, और लोग टैक्स भी बहुत कम, टैक्स बर्डन भी लोगों पे बहुत कम था। दुबई बना रखा था, है ना। तो ये भी है। और ह्वेनसांग के टाइम में, ह्वेनसांग जब आया था हर्षवर्धन के टाइम में, उसने सी यू की करके एक बुक लिखा था कि जो भी बुद्धिस्ट एम्पायर्स हैं दुनिया में उसके बारे में लिखता था ये। तो ये आया था बुद्धिज़्म से रिलेटेड ह्वेनसांग। और इसने जो है जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया उसमें भी गया था, और वहाँ पे एक्सप्लेन उसने किया था कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है और बहुत बढ़िया है, उसके सिस्टम को इसने एक्सप्लेन किया। और लोगों ये लिखा कि भारत में जो लोगों का एजुकेशन के प्रति और गुरु के प्रति जो रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा है। फिर मुस्लिम ट्रेवलर्स भी, इनके भी कुछ देख लेते हैं। तो एक है सुलेमान अल-तजीज़, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता मुझे, पर सुलेमान अल-तजीज़ जो है ये जो गुर्जर मिहिर भोज हो गए और पाल एम्पायर के हो गए। मिहिर भोज तो गुर्जर प्रतिहार के टाइम के थे, तो इस टाइम पे ये आया था। और इसने लिखा था कि मिहिर भोज जो है काफ़ी शक्तिशाली एम्पायर हैं, और ये काफ़ी बड़ी इनकी सेना है, राइट। अल मसूदी फिर आया था। अल मसूदी जो है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम पे आया था, और इसने देखा था क्योंकि यहाँ पे एक हो क्या रहा था कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इधर पाल भी थे, तो उन तीनों के बीच में एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, राइट। तो जिसमें गुर्जर प्रतिहार वाले विनर साबित हुए थे लास्ट में। तो ये गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के जो स्ट्रगल था उसी टाइम पे आया था, तो इसने देखा वो स्ट्रगल, राइट, और उसका भी वर्णन किया कि कैसे इन दोनों के बीच में वो स्ट्रगल चल रहा है। और ये भी बताया कि अल-मुसद्दी ने कि जो राष्ट्रकूट एम्पायर है वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पर्दा सिस्टम को फॉलो नहीं करती, क्योंकि ये था मुस्लिम, तो इसको थोड़ा अजीब भी लगा होगा कि मेरे यहाँ तो सभी महिलाएं पर्दे में रहती हैं और यहाँ पे तो नहीं रहती, यहाँ पे महिलाएं फ्री हैं, राइट। तो सुलेमान अल-तजीर और अल-मसूदी। और फिर एक था अल-बिरूनी, राइट। अल-बिरूनी जो है महमूद गजनवी जब आया था सोमनाथ टेम्पल को लूटने, तो उस टाइम इसके साथ ही आया था ये, और उसने कुछ टाइम रुक के जो है काफ़ी ऑब्ज़र्व किया और लिखा। तो एक ये भी था कि इसको पे थोड़े इल्ज़ाम भी लगते हैं कि ये अल-बिरूनी जो है, चूँकि ये लोग अटैक करने आए थे उसके साथ आया था, तो और जीत लिया, और जीतने वाला जो आदमी है तो वो थोड़ा सा सुपीरियर खुद को समझता है, तो ऐसा उसके राइटिंग में ऐसा रिफ्लेक्ट होता है। तो इसने एक किताब लिखी थी किताबुल हिंद, उसमें इस जो है वर्णन किया है सब कुछ कि भारत में कास्ट सिस्टम है कि 4 कास्ट में लोग बटे हुए हैं, और अनटचेबिलिटी भी देखी जाती है, राइट, कि और पैट्रियार्कल सिस्टम है, जो प्रॉपर्टी है, जो पुत्र जो है पिता की प्रॉपर्टी लेता है, और जो महिलाएं हैं वो कम अधिकार रखती हैं सक्सेशन में, राइट। और एक चीज़ इसने देखा कि जो मैरिज होती हैं वहाँ पे तलाक नहीं होता है, क्योंकि जो आपको पता भी होगा कि हिंदुओं में जो मैरिज का सिस्टम रहा है, पुराना सिस्टम, वो ऐसा है कि मैरिज जो है
जन्मों जन्मों का होता है तो तलाक कैसे होगा, है ना, क्योंकि आत्माओं का मिलन होता है, तो आत्माओं के बीच में जो है तलाक नहीं हो सकता है, राइट। तो ऐसा उसने ऑब्जर्व किया, और वीडो रीमैरिज भी नहीं होता था, और लोग फेस्टिवल मनाते थे। अब देखिए, ये आया था उधर गुजरात की तरफ, तो उधर जो है रामनवमी और महाशिवरात्रि काफ़ी मनाते थे, और उसमें विजयनगर एम्पायर वाले में क्या था, वो महानवमी था उसमें। अब देखिए, रामनवमी और महाशिवरात्रि जैसे ये लोग फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाते थे, और उसने देखा कि जो फॉरेनर्स को इंडियंस जो है मलिच कह के बुलाते थे, और इससे उसको ये अनुभव हुआ कि लोग यहाँ के थोड़े नैरो माइंडेड हैं, फॉरेनर्स से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, राइट। इसने भारत का जो इंडियन साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, वो सबको पढ़ा। चरक संहिता जो मेडिसिन है उसको भी इसने काफ़ी स्टडी किया, और देखा कि यहाँ के जो मेडिसिन है बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और इसने एक और चीज़ देखा कि ये थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया कि भारत के लोग जो है साइंस और सुपरस्टिशन दोनों को मिक्स कर देते हैं। और एक चीज़ इसने देखा कि भारत में जो इंडियन वेट है वज़न करने के लिए स्वर्ण, तोला, मासा, ये सब यूज किया जाता है। और पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, ये इसने भारत में ऑब्जर्व किया कि जो अगर कोई फॉरेनर अटैक करने आ रहा है भारत में किसी एक राज्य पे, तो दूसरे जो पास के राजा थे वो देख के खुश होते थे कि चलो मेरा जो कॉम्पिटिटर है, जो मेरा बगल का पड़ोसी है, वो बहुत हार गया, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। जबकि उनको देखना चाहिए था कि फॉरेनर एक इन्वेजन कर रहा है तो उससे हमें मिलकर लड़ना चाहिए, राइट। तो और देखेंगे पॉलिटिकल डिसयूनिटी ही भारत की गुलामी का कई बार कारण बना है। और एक है इब्न बतूता भी है। तो ये इब्न बतूता जो है एक घुमक्कड़ आदमी था, तो बहुत इंटेलिजेंट था और घूमता रहता था। ये आया था महमूद बिन तुगलक, ये जो वो एक राजा है, थोड़ा पढ़ा लिखा जो मूर्ख होता है वैसा, कि इसके बारे में बहुत ही दिल्ली से दौलताबाद जाने का एक जो आपने कहावत भी सुना होगा, वो इसी के कारनामे पे। तो इसने उसके बारे में काफ़ी लिखा, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने जो है अपने यहाँ इसको चीफ काजी के रूप में भी नियुक्त कर दिया था। और इसने जो है जब ये भाग गया, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से जो है और इसके बीच में बनता नहीं था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको जाने भी नहीं दे रहा था, तो ये किसी तरह से अपने आप मोरक्को भाग गया। और फिर वहाँ पे इसने एक किताब लिखा इब्न बतूता ने, रिहला नाम से। तो रिहला में इसने बताया कि कैसे इसका पॉलिसी क्या क्या था, कि दिल्ली से उसने दौलताबाद कैपिटल चेंज कर दिया था, और कैपिटल ऐसा चेंज था कि लोगों को भी वहाँ शिफ्ट होना था, दिल्ली के लोगों को दौलताबाद शिफ्ट होना था। और ये आप समझ सकते हैं उस समय पे चल के दिल्ली से दौलताबाद सभी लोगों को आना है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, राइट। तो ये कैसी मतलब फैसला था। और फिर जो है एक इसने तकवी लोन जो है एक पॉलिसी बनाई थी, जैसे आजकल फार्म लोन मिलता है, तो इसने भी वो सिस्टम बनाया था कि एग्रीकल्चरल लोन लोगों को देंगे, जिसको तकवी लोन कहते थे। और फेमाइन भी आया था उस समय महमूद बिन तुगलक के टाइम पे, तो वो भी लिखा है। और कास्ट सिस्टम सती मिडिवल एम्पायर में था ही, तो वो तो सभी जगह आप लिख सकते हैं। और एक चीज़ इसने और ऑब्जर्व किया कि भारत में शिप बिल्डिंग जो है काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई थी इब्न बतूता ने, राइट। तो 4 मुस्लिम हो गए, इब्न बतूता हो गया, फिर अल बरूनी हो गया, अल मसूदी हो गया, सुलेमान अल तजीर हो गया। अल मसूदी जो है ये गुजर पतिहार के टाइम पे आया था, और उसके बाद अल बरूनी जो है सोमनाथ टेम्पल पे अटैक के टाइम पे आया था। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। फिर कुछ ग्रीक ट्रैवलर्स हैं, ग्रीक वाले जो है ये सब आए थे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह के टाइम पे, राइट। ये बहुत पुराने वाले हैं सब। तो मेगास्थनीज एक था, तो ये एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का, राइट। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो इसने जो है इंडिया को इंडिका अपने बुक जो इसका इंडिका था उसमें इंडिया को बताया कैसे हैं, तो काफ़ी बड़ाई किया था। और मेगास्थनीज ने ये बताया कि भारत के जो 2 बड़े नदियां हैं, सिंधु नदी और गंगा नदी,
तो उसकी जियोग्राफी भी लिखी है मेगास्थनीज ने। फिर एक था दिमाकोस, तो ये बिंदुसार के टाइम पे आया था, ये भी सिमिलर टाइप बात लिखा है। और टॉलमी ये जियोग्राफर था, तो द जियोग्राफी ऑफ इंडिया में इसने भारत की जियोग्राफी को लिखा है। तो मेगास्थनीज, दिमाकोस और टॉलमी, ये 3 ग्रीक्स आए थे। और कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रैंकोस बर्नर, तो फ्रैंकोस बर्नर हो गया, और निकोला मनुकी, ये सब दारा शिकोह के टाइम पे आए थे। और दारा शिकोह आप जानते हैं काफ़ी भारत में न्यूज़ में रहता है कंट्रोवर्सी की वजह से, कि दारा शिकोह जो है लोग इसे प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है एक सेकुलर मुस्लिम था जो सभी धर्मों का सम्मान करता था, और इसका जो भाई था औरंगजेब वो कट्टर था, तो दूसरे धर्मों जो नॉन मुस्लिम हैं उन पे काफ़ी वो अत्याचार करता था। और उसका ठीक अपोजिट था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह की जो मकबरा है, जो कब्र है, वो अभी मिला नहीं है, तो उसको खोजने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी कि इसको प्रमोट किया जाए, राइट। तो ये दारा शिकोह के टाइम में आए थे। एक तो शाहजहाँ जब राज कर रहा था तो फ्रैंकोस बर्नर आया था, और निकोला मनुकी आया था, ये भी उसी समय आया था। और एक था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपीडिशन के लिए आया था, राइट। वहाँ के जो अंग्रेज़ों का राजा था उसने इसे भेजा था कि जाओ जो अपना जो व्यापार है फैलाओ, है ना। तो विलियम हॉकिंस ने गया जहांगीर के पास कि भाई मुझे परमिशन दे दो, फैक्ट्री वैक्ट्री शुरू करना है, पर जहांगीर ने इसको लात मार के निकाल दिया मतलब उसको परमिशन नहीं दिया, राइट। तो ये रहा इतने सारे, ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभी भी इम्पॉर्टेंट है, ये फिर से रिपीट हो सकते हैं, दूसरे तरीके से होंगे, राइट। इसीलिए ये सब याद रखना है। तो कुछ हैं जैसे फ्रैंकोस बर्नर हो गया, निकोला मनुकी हो गया, और विलियम हॉकिंस, ये तो प्रीलिम्स के लिए हैं, केवल प्रीलिम्स के लिए हैं। ग्रीक ट्रेवलर्स हो गए जैसे मेगास्थनीज, दिमाकोस, टॉलमी, ये याद रखने हैं। कुछ मुस्लिम ट्रेवलर्स जरूर याद रखने हैं, इब्न बतूता हो गया, उसके बाद अल बिरूनी हो गया, फिर अल मसूदी हो गया, सुलेमान अल तजीर हो गया, चाइनीज़ हो गए फायान हिंसांग, और विजयनगर के तो ज़रूर याद रखना है, ये मेंस में कुछ ज़्यादा ही विजयनगर आता है बार बार। निकोला कांती हो गया, और जो इटालियन है अब्दुल रज़ाक हो गया, ये भी मुस्लिम है, पर्सियन। और द्वाता बारबोसा, फर्नांडो नूनीस और डोमिंगो पास, ये सब हो गए पुर्तगीज़, राइट। जिसमें जो है जो इटालियन वाला है निकोला कांती, ये देवराय 1 के टाइम पे आया था, और मुस्लिम वाला जो है अब्दुल रज़ाक देवराय 2 के टाइम पे आया था। और ये जो है नूनीज जो है अच्युत देवराय के टाइम पे आया था। और डोमिंगो पास और द्वाता बारबोसा जो है ये दोनों आए थे कृष्ण देवराय के टाइम पे, राइट। तो और अब जो है इस क्वेश्चन को आप देखिए कि चाइनीज़ और अरब ट्रेवलर्स कैसे जो है इम्पोर्टेंट हैं हिस्ट्री के रिकन्स्ट्रक्शन में। तो अब चाइनीज़ फायान हो गया और विंसांग हो गया, वो दोनों लिख दीजिए। और अरब ट्रेवलर्स बहुत सारे हैं, अब्दुल रज़ाक विजयनगर वाले में हो गया, फिर अल मसूदी हो गया, राष्ट्रकूटा, और जो गुजर प्रतिहार का जो स्ट्रगल था उस टाइम पे आया था। उसके बाद एक अल मसूदी हो गया, अल मुसीदी हो गया, फिर उसके बाद जो है अल बरूनी हो गया। अल बरूनी जब अटैक हुआ था सोमनाथ टेम्पल पे तो उसके टाइम पे आया था, तो उसने काफ़ी कुछ लिखा था। और उसके बाद इब्न बतूता हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। तो ये सारे जो है आप लिखते हैं, तो ये 2018 का क्वेश्चन में आपको 10 में 7 तो 10 में 6 5 तो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही जो भी क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे मैं सभी प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा, रोज़ाना 1-2 वीडियो में लाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और पिछले 10 साल के मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही मैं कवर करूँगा। तो आज का टॉपिक काफ़ी बड़ा था इसलिए केवल एक ही क्वेश्चन हो पाया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।